कभी कभी सबसे पीसफुल दिखने वाली प्लेसेस के पीछे सबसे डेंजरस सीक्रेट छिपे होते हैं और इस स्टोरी में एक नए पुलिस ऑफिसर की पोस्टिंग ऐसी ही एक हिल स्टेशन एरिया में होती है जहां सब कुछ ऊपर से परफेक्ट दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि यहाँ लोगों के चेहरे भले ही इनोसेंट हों पर उनके पीछे छिपे राज बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है। और यकीन मानिए इस कहानी की एंडिंग तक पहुँचते पहुँचते हर चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग निकलने लगेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर बसे एक खूबसूरत हिल स्टेशन से होती है। इसी इलाके के एक छोटे से पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर विजय अपनी नई ड्यूटी ज्वाइन करता है। स्टेशन पहुंचते ही उसकी मुलाकात हेड कांस्टेबल कृष्णा से होती है, जो उसे पूरे स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ बाला, सत्य और आनंद नाम के दूसरे हेड कांस्टेबल भी काम करते हैं। हालांकि आनंद फिलहाल लीव पर होता है। वहीं लेडी कांस्टेबल विद्या और स्वाति भी इसी स्टेशन का हिस्सा है। नई पोस्टिंग होने की वजह से विजय सबसे पहले अपनी टीम के साथ पूरे एरिया का इंस्पेक्शन करता है। चारों तरफ फैली हरियाली, पहाड़ और वहाँ के फ्रेंडली लोग देखकर उसे लगता है कि शायद यहाँ पोस्टिंग काफी पीसफुल रहने वाली है। लेकिन पुलिस स्टेशन लौटते ही उसे पहली वियर्ड चीज देखने को मिलती है। एक फाइनेंस कंपनी का ऑनर पुलिस स्टेशन आता है और बड़ी कैजुअली कृष्णा को कुछ पैसे ऑफर करने की कोशिश करता है, लेकिन कृष्णा साफ मना कर देता है और उस आदमी को वहां से जाने के लिए कह देता है। यह सब देखकर विजय थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वह कृष्णा से पूछता है कि आखिर वह आदमी उसे पैसे क्यों दे रहा था। तब कृष्णा बताता है कि वह फाइनेंस कंपनी वाले इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं। पुलिस को यह बात पता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस मामले में चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। नेक्स्ट डे विजय को एक शॉकिंग कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसके ज्यूरिसडिक्शन के फॉरेस्ट एरिया में एक कटा हुआ हाथ मिला है। यह सुनकर विजय हैरान रह जाता है। अभी तक उसे लगता था कि यह एरिया काफी पीसफुल है, लेकिन अब मामला कुछ और ही नजर आ रहा था। वह तुरंत अपनी टीम के साथ लोकेशन पर पहुंचता है। वहां सच में एक कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ था। यह देखकर विजय कहता है कि अगर हाथ यहाँ मिला है तो बॉडी भी आसपास कहीं ना कहीं जरूर होगी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है और कुछ देर बाद जंगल के अंदर एक डेड बॉडी भी मिल जाती है। बॉडी काफी हद तक सड़ चुकी होती है, इसीलिए फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फोरेंसिक रिपोर्ट में पता चलता है कि मरने वाले की उम्र लगभग 30 से 35 साल के बीच में थी। पहले उसके सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया, जिसकी वजह से वो मर गया। साथ ही यह पता चलता है कि मर्डर को करीब 5 दिन हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही विजय सबसे पहले उस जमीन के ऑनर से पूछताछ करता है जहाँ बॉडी मिली थी। वह आदमी बताता है कि जमीन उसकी है, लेकिन कई सालों से वहाँ फार्मिंग नहीं हो रही है। इसी वजह से पूरा इलाका जंगल जैसा बन गया है। हालांकि उसका कहना था कि इस मर्डर में उसका कोई लेना देना नहीं है। विजय अभी इस केस की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी एक और क्राइम की खबर सामने आती है। पता चलता है कि इलाके की एक फाइनेंस कंपनी में चोरी हुई है। कुछ चोर कैश और गोल्ड लेकर फरार हो गए हैं। यह सुनते ही विजय अपनी टीम के साथ फाइनेंस कंपनी पहुंच जाता है। वहाँ कंपनी का मैनेजर बताता है कि चोर पहले लॉकर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब लॉकर नहीं खुला तो वह पूरा लॉकर ही उठाकर ले गए। इंस्पेक्शन के दौरान विजय नोटिस करता है कि सीसीटीवी कैमरा पर ब्लैक स्प्रे किया गया था ताकि कोई फुटेज रिकॉर्ड ना हो सके। यह सब देखकर विजय को लगता है कि यह कोई आम चोरी नहीं है। जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई है उसे देखकर साफ लगता है कि इसके पीछे लोकल क्रिमिनल्स का हाथ हो सकता है। अब इन्वेस्टिगेशन का अगला स्टेप विजय को फाइनेंस कंपनी के आसपास रहने वाले लोगों तक ले जाता है। कंपनी में हुई रॉबरी की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी, इसीलिए वहाँ काफी सारे लोकल लोग जमा हो गए थे। उनका गोल्ड उसी कंपनी में गिरवी रखा होता है, इसीलिए सब लोग अपना गोल्ड वापस मांग रहे थे। विजय लोगों को समझाता है कि चोरी जरूर हुई है, लेकिन पुलिस इस केस को सॉल्व करेगी और उनका गोल्ड वापस दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। किसी तरह भीड़ शांत हो जाती है, लेकिन उसी भीड़ में एक आदमी ऐसा होता है जो विजय को बड़ी अजीब और गुस्से भरी नजरों से देखता है। विजय जब दोबारा उसकी तरफ देखता है तब तक वह वहाँ से गायब हो चुका होता है। स्टेशन लौटकर विजय पूरी सिचुएशन को एनालाइज करता है। उसे इस एरिया में आए सिर्फ 3 दिन हुए थे, लेकिन इतने कम समय में एक मर्डर और एक रॉबरी सामने आ चुकी थी। उसे लगने लगा था कि शायद ये दोनों केसेस किसी न किसी तरह आपस में जुड़े हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चलता है कि फाइनेंस कंपनी से लोन लेने वाले कई लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं। इसी सिलसिले में एक नाम सामने आता है, मनोज।
उसने अपनी जमीन गिरवी रखकर लोन लिया था और बिजनेस शुरू किया था, लेकिन बिजनेस बुरी तरह से फेल हो गया। विजय जब उसके घर पहुंचता है तो वहां सिर्फ उसकी वाइफ मिलती है। वह बताती है कि मनोज कुछ समय पहले काम के सिलसिले में बाहर गया था और तब से वापस नहीं लौटा। यह बात विजय को सस्पिशियस लगती है, इसीलिए वह अपनी टीम को मनोज पर नजर रखने के लिए कह देता है। इसके बाद विजय को एक और परिवार के बारे में पता चलता है। मधु नाम के आदमी ने भी इसी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। लोन चुकाने का दबाव इतना बढ़ गया था कि आखिरकार उसने अपनी जान दे दी। मधु के 2 बेटे थे, किरण और चरण। जब विजय उनके घर पहुंचता है तो मधु की वाइफ बताती है कि बड़ा बेटा किरण कहीं बाहर जॉब करता है, लेकिन छोटा बेटा चरण अपने पिता की मौत के बाद पूरी तरह से टूट चुका है। वह डिप्रेशन में चला गया था और अब ज्यादातर समय शराब के नशे में ही रहता है। अब विजय के सामने सस्पेक्ट की लिस्ट धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, लेकिन असली सवाल अभी भी वही था। क्या फाइनेंस कंपनी की रॉबरी और जंगल में मिली लाश का कोई कनेक्शन था या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान विजय की नज़र मधु के घर में लगी एक फैमिली फोटो पर पड़ती है। फोटो में मधु के साथ उसका बड़ा बेटा किरण खड़ा था। किरण को देखते ही विजय को एकदम से कुछ याद आता है। दरअसल फाइनेंस कंपनी के बाहर जो भीड़ जमा हुई थी, उसी भीड़ में एक आदमी उसे लगातार घूर रहा था। अब विजय समझ जाता है कि वह आदमी किरण ही था। यह बात उसके शक को और मजबूत कर देती है कि शायद रॉबरी के पीछे किरण का हाथ हो सकता है। लेकिन इसके पहले कि विजय इस एंगल पर आगे बढ़ता, उसे एक और शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। विलेज के ब्रिज के नीचे एक और डेड बॉडी मिली थी। विजय तुरंत मौके पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। शुरुआती जांच में उसे लगता है कि हत्या कहीं और की गई थी और बाद में बॉडी को यहां लाकर फेंक दिया गया। फॉरेंसिक टीम भी कंफर्म करती है कि इस मर्डर का पैटर्न पहले वाले मर्डर से काफी मिलता जुलता है। अब विजय की टेंशन और बढ़ चुकी थी। कुछ ही दिनों के अंदर 2 मर्डर और एक रॉबरी हो चुकी थी। साफ था कि मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। इसी बीच एक रात लेडी कांस्टेबल विद्या विजय को कॉल करके बताती है कि जंगल के पास किसी आदमी को देखा गया है। खबर मिलते ही विजय अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। सर्च के दौरान विजय को एक ताजा डेड बॉडी मिलती है। सीन देखकर लगता है कि किलर बॉडी को जल्दबाजी में छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की प्रेजेंस होने की वजह से वो वहां से भाग गया है। जब विजय बॉडी की पॉकेट को चेक करता है तो उसे एक गोल्ड चेन मिलती है, लेकिन वह चेन को ध्यान से देख ही रहा होता है कि अचानक कोई अननोन पर्सन पीछे से उसके सिर पर हमला कर देता है। विजय दर्द से चिल्ला उठता है। उसकी आवाज सुनकर बाकी पुलिस टीम वहां पहुंच जाती है, लेकिन अटैकर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो जाता है। विजय उसका चेहरा तक नहीं देख पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद कृष्णा उससे मिलने आता है और केस से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देता है। वह बताता है कि ब्रिज के नीचे मिली डेड बॉडी का नाम अरुण था, जो तमिलनाडु से यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वर्क करने आया था। अरुण अकेला नहीं था, उसके साथ मणिकंदन, चंद्रा और कुमार नाम के 3 और लोग भी आए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि उन चारों में से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। यानी कोई ऐसा शख्स है जो एक एक करके उसी ग्रुप के लोगों को निशाना बना रहा है और अब सिर्फ एक आदमी बचा था। अब तक पुलिस को जो 3 डेड बॉडी मिली थी, उनमें से एक पैटर्न साफ दिखाई देने लगा था। सबसे पहले जंगल में मिली सड़ी बॉडी मणिकंदन की थी, ब्रिज के नीचे मिली बॉडी अरुण की निकली और हाल ही में जंगल से बरामद हुई बॉडी चंद्रा की थी। यानी 4 लोगों के ग्रुप में से अब 3 लोग मारे जा चुके हैं। अब सिर्फ कुमार बचा था। कृष्णा का मानना था कि हो सकता है कि कुमार ही बाकी तीनों का किलर हो और अब कहीं छिपा बैठा हो, लेकिन विजय किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी सच्चाई जानना चाहता था। वह तमिलनाडु पुलिस से इन चारों का बैकग्राउंड चेक करवाता है। इन्वेस्टिगेशन में एक चौंका देने वाला सच सामने आता है। पता चलता है कि ये चारों कुछ समय पहले तमिलनाडु के एक बड़े बैंक रॉबरी केस में शामिल थे और चोरी के बाद यहाँ आकर छिप गए थे। यह सुनकर कई ऑफिसर को लगता है कि शायद फाइनेंस कंपनी की रॉबरी भी इन्हीं लोगों ने की होगी, लेकिन विजय इस थ्योरी से पूरी तरह से सहमत नहीं होता। वह समझाता है कि फाइनेंस कंपनी में चोरी सिर्फ 3 दिन पहले हुई थी, जबकि पहला मर्डर उससे पहले हो चुका था। यानी टाइमलाइन पूरी तरह से मैच नहीं हो रही थी। कृष्णा एक दूसरी पॉसिबिलिटी सामने रखता है
उसका कहना था कि शायद इन चोरों ने पहले से फाइनेंस कंपनी को लूटने का प्लान बनाया हो, लेकिन ग्रुप के किसी सदस्य ने इस प्लान का विरोध किया हो, जिसके बाद बाकी लोगों ने उसे रास्ते से हटा दिया हो। थ्योरी सुनने में सही लग रही थी, लेकिन अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं था। विजय फैसला करता है कि इस मिस्ट्री का जवाब सिर्फ कुमार के पास हो सकता है, इसीलिए पूरी पुलिस टीम उसकी तलाश में लग जाती है। उधर दूसरी तरफ कहानी में एक और सस्पेंसफुल मोड़ आता है। रात के समय फाइनेंस कंपनी का ओनर किसी के घर से निकलता है। जब रास्ते में जाता है कि तभी एक मास्क्ड मैन उस पर हमला कर देता है। वो भागता हुआ कहीं छुप जाता है और वह किसी तरह खुद को बचाते हुए तुरंत विजय को कॉल करता है और इस इंसिडेंट के बारे में बताता है। कॉल मिलते ही विजय बिना समय गवाए मौके पर पहुंचते हैं और इस बार किलर भाग नहीं पाता और पुलिस उसे पकड़ लेती है। जब पुलिस उस मार्क्समैन को पकड़कर उसका चेहरा देखती है तो विजय हैरान रह जाता है, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि किरण था। वही किरण जिसे विजय ने फाइनेंस कंपनी के बाहर भीड़ में देखा था। किरण को तुरंत स्टेशन लाया जाता है और उससे सख्त पूछताछ शुरू होती है। विजय सीधे सवाल करता है कि क्या रॉबरी और मर्डर के पीछे वही है। इस पर किरण बताता है कि उसे फाइनेंस कंपनी के ऑनर से बेहद नफरत है। उसके पिता मधु ने उसी कंपनी से लोन लिया था और लोन ना चुका पाने की वजह से उन्हें इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी कि उन्होंने अपनी जान दे दी। किरण मानता है कि वह ओनर को डराने जरूर गया था, लेकिन उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। वह साफ कहता है कि उसका मर्डर्स और रॉबरी से कोई लेना देना नहीं है। वह यह भी बताता है कि रॉबरी की खबर सुनने के बाद वह सिर्फ ओनर की हालत देखने वहां गया था। उसी दौरान उसकी नज़र विजय पर पड़ी थी, जो लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। किरण को लगता था कि शायद विजय भी फाइनेंस कंपनी वालों के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वह उसे गुस्से से देख रहा था। विजय उसकी पूरी कहानी क्रॉस चेक करता है और आखिरकार उसे यकीन हो जाता है कि किरण सच बोल रहा है, इसीलिए उसे रिलीज कर दिया जाता है। अब विजय भी उसी सवाल पर अटक जाता है, आखिर कुमार कहाँ है। तभी उसे एक अहम क्लू याद आता है। तीसरी डेड बॉडी के पास जो गोल्ड चेन मिली थी वह अब भी उसके पास थी। विजय चेन लेकर फाइनेंस कंपनी पहुंचता है और उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करता है। जांच में पता चलता है कि यह चेन भी उसी सामान का हिस्सा थी जो रॉबरी के दौरान गायब हुआ था, यानी किसी न किसी तरह मर्डर्स और रॉबरी का कनेक्शन जरूर था। इसके बाद विजय उस आदमी को बुलाता है जिसने यह चेन कंपनी में गिरवी रखी थी। वह चेन देखते ही पहचान लेता है और कंफर्म करता है कि यह उसी की है। अब विजय को यकीन होने लगा था कि तमिलनाडु से आए 4 लोगों की गैंग इस पूरे मामले में शामिल थी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि कुमार अब भी गायब था। वही इस मिस्ट्री की आखिरी कड़ी हो सकता है। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही थी। कोई नया सबूत नहीं मिल रहा था और कुमार का भी कोई पता नहीं था। तभी विजय एक बार फिर रॉबरी साइट पर लौटता है। इस बार उसकी नजर फाइनेंस कंपनी के सामने मौजूद एक शॉप पर जाती है। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कोई ऐसी फुटेज मिल जाए जो पूरे केस की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। विजय सीसीटीवी फुटेज को बार बार चेक करता है। शुरुआत में उसे कुछ खास नजर नहीं आता, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे एक क्लू मिलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कांस्टेबल सत्या और आनंद को अपने सामने बुलाता है। विजय उनसे पूछता है कि रॉबरी वाली रात वे दोनों स्टेशन छोड़कर कहां गए थे। दोनों वही पुराना जवाब देते हैं कि वे पेट्रोलिंग पर थे, लेकिन इस बार विजय उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वह गुस्से में आकर उन्हें डांटता है और सच बताने के लिए दबाव बनाता है। यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में सत्या और आनंद पेट्रोलिंग पर नहीं गए थे। सीसीटीवी फुटेज में एक ग्लास रिफ्लेक्शन के जरिए विजय ने नोटिस कर लिया था कि पुलिस व्हीकल फाइनेंस कंपनी के सामने वाली रोड पर गई थी, यानी दोनों उनसे झूठ बोल रहे थे। अब विजय उन्हें साफ चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो वह सीधा एसपी को रिपोर्ट कर देगा। यह सुनते ही सत्या बुखला जाता है और विजय का फोन छीनकर जमीन पर फेंक देता है। मामला बिगड़ते देख विजय हेड कांस्टेबल कृष्णा को बुलाता है, लेकिन जैसे ही कृष्णा सामने आता है पूरी इमेज ही बदल जाती है। कृष्णा, सत्या और आनंद अचानक हंसने लगते हैं। तब विजय
को एहसास होता है कि जिन लोगों पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा था, असल में वही इस पूरे खेल के पीछे थे। जी हाँ, मर्डर्स एंड रॉबरीज का मास्टरमाइंड कोई भारी क्रिमिनल नहीं, बल्कि हेड कांस्टेबल कृष्णा और उसके दोनों साथी ही थे। अब जब उनका राज खुल चुका था तो उन्हें छिपाने की जरूरत भी नहीं थी। वे विजय से कहते हैं कि वैसे भी अब वह ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाला, इसीलिए मरने से पहले पूरी कहानी सुन ले। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कृष्णा बताता है कि कुमार, मणिकंदन, अरुण और चंद्रा तमिलनाडु से यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क करने आए थे। वे पहले एक बड़ी रॉबरी में शामिल रह चुके थे, लेकिन अब मजदूरी करके नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। एक दिन पुलिस को उनके पुराने क्राइम्स की जानकारी मिली थी। इसके बाद कृष्णा ने कुमार को पकड़कर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान कुमार ने माना कि वह पहले गलत रास्ते पर था, लेकिन अब ईमानदारी से जिंदगी जीना चाहता है। बातों बातों में कुमार ने पुलिस वालों पर भी तंज कस दिया। उसने कहा कि सिर्फ चोर ही गलत नहीं करते, कई बार वर्दी वाले भी गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। बस यही बात कृष्णा को चुभ गई। गुस्से में उसने कुमार को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। कुमार ने भी जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद कृष्णा, सत्या और आनंद तीनों ने मिलकर उसे कस्टडी में इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। अब तीनों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी, अगर कस्टडी डेथ की बात बाहर निकल गई तो उनकी नौकरी ही नहीं, पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और यहीं से शुरू हुआ वह खूनी खेल जिसने आगे चलकर कई लोगों की जान ले ली। अब विजय के सामने धीरे धीरे पूरी पिक्चर क्लियर होने लगी थी। असल में कुमार की कस्टडी में मौत होने के बाद कृष्णा और उसके साथी को डर था कि अगर यह बात बाहर आ गई तो उनकी नौकरी ही नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसी डर में उन्होंने एक खतरनाक प्लान बना लिया। इसीलिए कृष्णा ने उन 3 लोगों को लालच दिया कि फाइनेंस कंपनी में काफी कैश और गोल्ड रखा हुआ है, अगर वो रॉबरी कर दे तो सारा पैसा आपस में शेयर कर लिया जाएगा। पैसे के लालच में आकर तीनों इस प्लान के लिए तैयार हो जाते हैं और कंपनी में चोरी भी कर लेते हैं, लेकिन रॉबरी के बाद मामला बिगड़ जाता है। तीनों मजदूर ज्यादा हिस्सा मांगने लगते हैं। यहाँ से कृष्णा को लगने लगता है कि अगर ये लोग जिंदा रहे तो कभी भी उनका नाम पुलिस के सामने ले सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उन तीनों लोगों को एक एक करके तीनों को रास्ते से हटा देते हैं और उनकी बॉडी अलग अलग जगह फेंक देते हैं। सच्चाई सामने आने के बाद विजय तुरंत एसपी को इन्फॉर्म करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन तभी एक और शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। अचानक कोई सामने से आकर विजय पर हमला कर देता है और जब विजय उस इंसान को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि लेडी कांस्टेबल विद्या होती है। मतलब अब साफ था कि इस पूरे गेम में वह भी शामिल थी। इसके बाद विजय की फाइट वहाँ सभी के साथ हो जाती है। उधर दूसरी तरफ एसपी को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। थोड़ी ही देर में पुलिस टीम स्टेशन पहुँच जाती है और अंदर चल रहे पूरे खेल का पर्दाफाश हो जाता है। कृष्णा, सत्या, आनंद, विद्या और उनके बाकी साथी तुरंत अरेस्ट कर लिए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और उनके सारे क्राइम साबित हो जाते हैं। आखिरकार विजय ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक ऐसे केस को सोल्व कर दिया था जहां अपराधी कोई बाहरी गैंग नहीं बल्कि पुलिस की वर्दी पहनने वाले लोग ही थे। और इसी सेटिस्फाइंग क्लाइमैक्स के साथ यह थ्रिलर मूवी अपने एंड तक पहुंच जाती है। सच कहूं तो इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट किलर नहीं बल्कि वो लोग थे जिन पर कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी। अगर आपको भी यह एंडिंग अनएक्सपेक्टेड लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर मूवी एक्सप्लेनेशन एंड अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।